हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई सारे काम किए। आप उनका रोल कम से कम लगातार पूरे 40 साल में देख देख सकते हैं। उन्होंने कई तरह के कई लेयर पर कई पोजीशंस पर काम किया और कहीं ना कहीं देश की तरक्की करने में काफ़ी योगदान किए देने की कोशिश की। बहुत सारे पॉइंट उन पर महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। तो इसके माध्यम से मैं कई सारे पॉइंट ऐसे रखना चाहूँगा जो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हालांकि क्रिटिसाइज वाले पॉइंट ज़्यादा होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो 1991 में उन्होंने काम किया था उसको एक तरह से पॉजिटिवली भी देखा जाता है, नेगेटिवली भी देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर बात करना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इस 1991 वाला जो एफडीआई कह लो या उदारीकरण कह लो या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कह लो, वो केवल जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, केवल उनके अंदर से निकली हुई चीज़ नहीं थी। ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल माहौल भी था। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने कर दिया। तो मैं जो एफडीआई आना या लिबरलाइजेशन जो वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं उन पर ला दूंगा नहीं कि उन्होंने ही कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते। उस टाइम पर वो इंटरनेशनल सिचुएशन थी, जैसे यूएसएसआर का विघटन होना और कई सारी अन्य परिस्थिति बन चुकी थी जिसकी वजह से वो हुआ। आगे चलते हैं, देखें तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर कई सारे काम और भी किए थे। फिर वो 2004 में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन वाला जो लागू किया वो बहुत अच्छा था। राइट टू इंफॉर्मेशन रियली अमेजिंग। फिर एक मनरेगा वाला सिस्टम उनकी सरकार में आता है और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडिया यूएस जो न्यूक्लियर सिविल डील थी वो भी एक मुद्दा आता है। अब मैं इसमें ये काफ़ी अच्छे मुद्दे थे और देश के लिए महत्वपूर्ण रहे थे। मैं इसमें एक बात रखना चाहूँगा, जो 2024 मतलब आप इंडिया के लिबरलाइजेशन की बात करें तो 1991 से लेकर 2024 तक कितनी साल हो गई, लगभग 33 ईयर्स के लगभग हो चुकी है। इस दौर में अगर आप दूसरे देश में देखें, चाइना की जो ग्रोथ है वो हमारे देश से काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और उसकी वजह केवल ऐसे नहीं कि उन्होंने लिबरलाइजेशन कर दिया अपनी इकोनॉमी का या वहाँ पर एक पार्टी सरकार है, ये नहीं है। उनके यहाँ जो मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है, हमारे देश में जो मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन करेंगे तो मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं। अब इसमें मुद्दा आता है ये कि जब हमने 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, तो हमें जो वादे किए गए थे कि इकोनॉमी जब ओपन हो जाएगी तो लोग प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। उस टाइम पर हुआ क्या था, लगभग 78 पीएसयू को एक तरीके से, एक वैसी भाषा में बोला तो बेच दिया गया था, या कहें तो प्राइवेट पार्टनरशिप को दे दिया गया था। मोनोपोली घटी, कई सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी जो पुरानी थी, उनकी मोनोपोली भी घटी, पीएसयू सेक्टर की मोनोपोली घटी और इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की भी कमी हुई। अब जॉब की जब जायज़ सी बात है, जब पीएसयू घटेंगे तो सरकारी जॉब भी घटेगी और कई सारे काम ठेकाबंदी पर होना शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आ गई। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट खुलना शुरू हुई और पहले भी रही हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ठेकाबंदी वाले फैकल्टी का शुरुआत भी उसी के चलन में होने लग गया। अब ऐसा क्या हुआ कि एफडीआई के 15 साल बाद सरकार, जो मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी सरकार में 15 साल बाद मनरेगा का लागू
मनरेगा लाना पड़ता है। मतलब क्या एफडीआई ने प्रॉमिस नहीं किया, क्या उससे क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या सिचुएशन हुई कि रूरल एरिया में मनरेगा को बहुत अच्छा माना गया। देखिए, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि सरकार को हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए लिबरलाइजेशन होना ज़्यादा ज़रूरी था, या कुछ लोग कहते हैं क्राइसिस थी इसलिए करना पड़ गया, हमारे पास पैसा नहीं बचा था, मतलब फॉरेन करेंसी नहीं थी जिससे कि हम इंपोर्ट कर सकते थे। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जो मनरेगा की स्थिति आई, मतलब मैं एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव में बात करता हूँ जिसमें ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या की बात हो, खासकर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, या आप कह लें जो अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं, उनकी बात करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बाकी अमीर जो जिनके पास थोड़ा एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा अच्छा खासा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कोई, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब चीज़ें महंगी हों सस्ती हों, नौकरी मिले ना मिले, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि भाई एजुकेशन जिन लोगों को मिले जिससे कि लोगों का आगे भी बढ़े। तो इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एफडीआई इतने साल रही और रहने के बाद मनरेगा लाना पड़ गया। और मनरेगा ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस सरकार के लिए बना रहा, ये चलता रहा, और जब से चल रहा है, और मुझे लग रहा है 2025 में इसको हो जाएंगी 20 साल। मतलब आज भी इतने सारे प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद अभी तो एफडीआई और बढ़ गया है, इतनी बाहरी कंपनी एमएनसीज आ चुकी हैं, इंडिया के इतने सारे स्टार्टअप, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी मनरेगा मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं लगी सरकार को कि मनरेगा को बंद कर दिया। और मनरेगा में काम कौन सा होता है ये भी ध्यान से देखिए। जो वो एक योजना है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट की योजना है कि गारंटी देती है सरकार कि इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी देश में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और असल में वो जो मनरेगा सिस्टम है वो आपको कोई लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान नहीं कर सकता। वो ऐसे ही है जैसे आज की सरकार जो है वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वो उसी तरीके के। मतलब अब आप सोचिए, कम से कम 30 साल 32 साल बाद भी सरकार एफडीआई आती है, फिर भी सरकार को क्या करना पड़ता है, अनाज देना पड़ता है लोगों को। तो अगर कोई कह सकता है कि भारत में गवर्नमेंट का जो उस चीज़ को जो लोग बोलते हैं सोशलिज्म, मुझे तो पता नहीं वो सोशलिज्म था भी क्या था, उसको बोलते हैं लोग कि वो सोशलिज्म था, वो फेल हो चुका था, इसीलिए उस टाइम पर लोगों की स्थिति खराब थी। लेकिन आप देखें तो गवर्नमेंट जो जॉब है पर 1000% पहले से बहुत कम हुई है। पहले जो लोग नौकरी कर रहे थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड आज के जो युवा जो कहीं पे भी नौकरी पाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उससे बहुत बेहतर था, और बहुत ही बेहतर था। उनकी जो रहन सहन था वो आज के जो लोग हैं उनसे बेहतर था कहीं ना कहीं, जो नौकरी करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी के। तो इतने 30 साल बाद भी आप देखें तो मुझे ऐसा प्रॉमिसिंग फैक्टर कोई दिखता नहीं है जो एफडीआई प्रोवाइड कर सकी हो, या इकोनॉमी लिबरलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कर पाया हो। आप उसके हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि जो हमने लोन लिया बाहर से, अभी तो लोन और ज़्यादा हो गया है देश पर, बहुत पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा हमने ओपन कर दिया है खुद के जो देश की इकोनॉमी है, तो जो लोन और बढ़ गया है, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो इसमें ये माना जा सकता है कि ये जो भारत के परिवेश में बात करें तो ये माना जा सकता है कि इकोनॉमी के ओपन करने से देश का बहुत ज़्यादा भला नहीं हुआ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एफडीआई या ये जो भी चीज़ें हैं इसने भी देश का भला नहीं कर पाया है। तो अब मॉडल की बात की जाए तो अब देश में कौन सा मॉडल कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब देखिए दो चीज़ें हैं कि आप एक मॉडल के लिए आप तुरंत बोल देते हैं कि मॉडल फेल हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का भला भी हो रहा था धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है वो चीज़, उसके लिए लोग वर्ल्ड वाइड बोलते हैं कि ये फेल हो गया, वो हो गया। लेकिन एफडीआई आने के बाद, लिबरलाइजेशन होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी होने के बाद भी 30 साल बाद भी इंडिया की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नहीं हो पाई। कंपैरेटिवली देखें तो 1991 के कंपैरिजन में अभी आज के दौर में आप देखें तो
जो 10% लोग हैं उनके पास 73% वेल्थ है इंडिया का, और वहीं 90% लोगों के पास मात्र, आप सोचिए, मात्र मात्र 22% है। और अगर आप थोड़ा सा और घटा देंगे तो केवल 13% है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी अगर निकालेंगे तो किसी अफ्रीकन कंट्री से भी कम आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें बात अच्छी हुई हैं, लेकिन अब इसमें यहाँ पे एक मुद्दा आ जाता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने बहुत सही काम भी किए, और जो एफडीआई या लिबरलाइजेशन था उनके दिमाग की उपज नहीं थी, जिसमें मैं उनको दोषी नहीं ठहराऊंगा। इसमें उनको इस चीज़ की पूरी तरह से उनको पता होगी, इस चीज़ की पूरी तरह से पता होगी कि इससे क्या होगा देश में और क्या परिस्थिति आ सकती है। इसलिए 2005 में कहीं ना कहीं उन्हें मनरेगा के बारे में सोचना पड़ा और राइट टू एजुकेशन के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि देश में एक व्यक्ति के बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है। ये जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। आप समझिए बेसिक, जिस उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। और इसमें एक और समस्या ये हुई कि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो जो दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ के लोगों की ज़मीनें गईं, और जब ज़मीन गई तो उनके पास बहुत पैसा आया। अब उस पैसे का उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि एंटरप्राइजेज खड़े किए, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास अचानक से पैसा आ गया और उन्होंने पैसा, समझ लीजिए, उससे और ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी खरीद खरीद के इन्फ्लेट कर दिया। जो प्राइस है, आज आज आप देखिए गुड़गांव में इतना इन्फ्लेशन है। इसके बजाय होना क्या चाहिए था, मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर उसी एरिया में गवर्नमेंट जो आज मनरेगा पे इतना पैसा लगा रही है या ये जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बजाय उस टाइम पर अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद के बड़े बड़े इंटरप्राइजेस या पीएसयू को एक्सपेंड करती, तो जो एनसीआर भी है और जो सराउंडिंग के लोग हैं उनका भला होता। वो नौकरी कर रहे होते उनमें उनके पास थोड़ा सा काम करने की बुद्धि भी होती, और जिससे कि ओवरऑल देश का जो अनप्रिविलेज क्लास है उसको भी फ़ायदा मिलता। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ों में जो जो जिन लोगों के पास पैसा है वो कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच से ज़्यादा ग्रसित हैं। जैसा कि उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, हम लिबरलाइजेशन करने के बाद लोगों में कैपिटलिज्म वाली सोच आ जाएगी, वो तो कहीं दिखती, मुझे नज़र नहीं आती दिख रही है। तो यही है। तो ये बस मेरी दो चार बातें थी।